आज हम लोग बायो-सेवर्ट के लॉ के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। बायो-सेवर्ट के लॉ के अनुप्रयोग का मतलब है बायो-सेवर्ट के नियम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने हेडिंग बनाई है, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस क्यों? क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में एक से ज्यादा अनुप्रयोग हमको सीखने हैं, इसलिए प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया। जिसमें से पहला एप्लीकेशन जो हम सीखने चल रहे हैं वो है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर इस टाइप के फिर से हम दो शब्द यूज करेंगे। एक शब्द होगा वृत्ताकार धारावाही लूप और एक हम कभी कभी बोला करेंगे वृत्ताकार कुंडली। लूप, कुंडली, वृत्ताकार दोनों होंगे। समझ में आ रहा है? अब धारावाही लग जाए तो समझ लीजिएगा कि उसमें धारा भी बह रही है। धारावाही का मतलब ही है धारा बहना। अगर हमने बोला ऋजुरेखीय धारावाही चालक, आप क्या समझ गए? हमने अगर आपको बोला ऋजुरेखीय धारावाही चालक, मतलब साफ है कि यह चालक कैसा होगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होगा और इसमें करंट बह रही होगी। ठीक है, अगर हम बोलेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें ऐसा बनी हुई है और उसमें किसी भी दिशा में करंट फ्लो हो रही है। और लूप का मतलब है तार को हमने ऐसा वृत्ताकार घुमाया है, केवल एक छल्ला बनाया है उसका, बस तार का केवल एक छल्ला हमने बनाया हुआ है। और इसी में अगर मैं बोलूंगा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह है कि हमने तार इसमें भी वृत्ताकार लपेटा है, लेकिन एक से ज्यादा फेरे हमने लगाए हैं और इसमें करंट फ्लो हो रही है हर वायर में ऐसे। तो कॉइल और लूप, उसमें एक ही छोटा सा डिफरेंस रहेगा कि जब मैं लूप बोलूंगा उसका क्या मतलब होगा कि तार का केवल एक सर्कल उसमें बना हुआ है बस। और अगर हम कुंडली बोलेंगे तो उसमें क्या मतलब होगा कि तार के एक से ज्यादा फेरे लगे हुए हैं उस पे। अब समझ आ गया आपको? इसको बोलेंगे कॉइल और इसको बोलेंगे लूप। ठीक है, तभी कभी कभी बोलते नहीं है, कहीं निकल आता है सांप तो बोलते हैं देखो सांप जो है ना कुंडली मार के बैठा है। तो कुंडली मार के बैठने का क्या मतलब है? एक से ज्यादा राउंड लगा के फिर वो अपना जो मुंह है वो सीधा करके बैठा हुआ है। ये तो नहीं बोलते ना कभी कि सांप देखो लूप बनाकर बैठा है, ऐसा बोला है कभी? छोटा सांप होगा उसका लूप बनेगा, लेकिन अगर बड़े साइज का सांप है तो उसका कॉइल बन जाएगा, एक से ज्यादा फेरे उस पे लग जाएंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग करना क्या चाहते हैं। मैंने लिखा है वृत्ताकार धारावाही लूप। आकार कैसा होगा? वृत्त के आकार का। धारा बह रही होगी, लूप है, एक ही छल्ला लगा होगा। बाद में इसी में हम कॉइल का बना देंगे, वो अलग बात है। अभी लूप का सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके केंद्र पर, लूप का जो सेंटर होगा वहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना उसमें आएगा कैलकुलेशन, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। इसे मैं हटाए दे रहा हूं। ठीक है, देखिए उसके लिए ये मैंने बेटा बना के रखा हुआ यहां पर एक लूप, तार का लूप का मतलब एक छल्ला हमने बनाया है केवल। और ये जो लूप है इसकी अपनी एक कोई रेडियस है, स्मॉल आर कैपिटल आर, जो भी आप चाहते हैं वो आप मान लीजिए। और ये जो लूप है ना उसके तार में कितनी धारा बह रही है? आई करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रही है। आप क्लॉकवाइज करवा लो, एंटी क्लॉकवाइज करवा लो, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको तो बस अगर वृत्ताकार लूप है तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा यही देखना है। तो चाहे क्लॉकवाइज फ्लो करवा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करवा लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे बस इतना फर्क पड़ेगा कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे उसके डायरेक्शन पर केवल फर्क पड़ेगा। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, चाहे क्लॉकवाइज फ्लो करवाओ या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाइए।
केवल डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं मुझे, अगर ये लूप है और उसमें आई करंट ऐसा क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अभी हम बता रहे थे आपको, डायरेक्शन को कैसे बताया था हमने आपको, याद करिए। लूप में भी करंट की तरफ किसको कर देना है? थंब को। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, हमने ऐसा थंब कर दिया, और सेंटर की तरफ ये फिंगर्स कर दी, उसके बाद ऐसा फिंगर्स को टर्न कर दिया। किस तरफ इंडिकेशन हो रहा है? अंदर की तरफ। तो ये जो वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रही है, उसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है? मतलब इतना नहीं, इस दिशा में बनेगा, सॉरी। कितना बनेगा ये तो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, पर डायरेक्शन यही रहेगी इसकी, ठीक है? अब हमको ये कैलकुलेट करना है कितना बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम चाहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में अगर धारा बह रही है, करंट अगर फ्लो हो रही है, धारा बह रही है, तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? या आप ऐसे सोचो कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? इसके लिए हमारे पास कोई सूत्र है क्या? तो आंसर है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, और वो है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट के नियम में हमें बताया गया है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उससे r दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहां पर भी ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो इससे r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए हमारे पास बायो-सैवर्ट का लॉ है। लेकिन बायो-सैवर्ट के लॉ में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बायो-सैवर्ट का जो लॉ है वो जब चुंबकीय क्षेत्र निकलवाता है ना, तो केवल एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकलवाता है, पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकलवाएगा ऐसा नहीं है उस पे। मेरी कुछ बात आपको समझ में आ रही है? बायो-सैवर्ट लॉ से करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, उसकी वैल्यू हमें पता लगती है, लेकिन याद रखें कि पूरे तार की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यह बायो-सैवर्ट का नियम नहीं बताता हमको। बायो-सैवर्ट का नियम तो हमको बस इतना बताता है कि इस चालक में एक छोटा सा अगर एलिमेंट है, छोटा सा खंड है, छोटा सा अवयव है, तो उस अवयव की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बस वो निकलवाता है। उसके बारे में हमको बता देता है। इसके बाद आपका काम है, आप करिए जो भी करना पड़े आपको। तो ठीक है, हम उसी को यूज करेंगे। कुछ तो है हमारे पास, ना से कुछ तो भला है, तो कुछ तो है हमारे पास, हम उसी का सहारा लेंगे। पर कैसे करेंगे? देखो हम कैसे करेंगे, आप उसको समझिए थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी लूप है हमारे पास पूरी, इसमें एक छोटा सा खंड हम ले लेंगे, इतना बड़ा। इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली? dl, और करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। तो ये करंट एलिमेंट कितना बन गया? I dl करंट एलिमेंट बन गया। समझ आई बात आपको? अब इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना ये हमको आता है। पूरे लूप के कारण सेंटर पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये नहीं आता, पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हमको निकालना आता है बायो-सैवर्ट के नियम से। तो हम क्या करेंगे, देखो प्लान क्या कर रहे हैं हम करने का। हम करेंगे ये कि ये जो पूरा लूप है ना, हमारा पूरा जो लूप बना हुआ है, इसको इसी तरह के छोटे छोटे खंडों में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे एक खंड हमने ये बनाया, एक बगल में बना लेंगे इसके, एक और बगल में, ऐसा कर करके पूरे लूप में ना ऐसे छोटे छोटे पूरे खंड बना डालेंगे इसके। फिर क्या करेंगे, हर एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसकी वजह से निकालेंगे,
बगल वाले डीएल की वजह से, इसकी डीएल की वजह से, थर्ड डीएल, फोर्थ डीएल, 5, 6, 7, 8 जितने भी डीएल बनेंगे सब की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इसके बाद सबका हम जोड़ देंगे आपस में। कुछ बात हमारी समझ में आई आपको? फिर से, पूरे लूप के कारण सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे पास बायो-सैवर्ट का लॉ है जिसकी मदद से हम आई करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले पे एक प्रॉब्लम क्या है, अब आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? बताइए कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, निकलवाता है, वो फॉर्मूला केवल एक छोटे से टुकड़े की वजह से निकलवाता है। पूरे लूप से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी नहीं बताता हमको। तो हमने एक चालाकी कर दी, क्या कि पूरे लूप में, ये जो पूरा लूप बना है, इस पूरे लूप के खूब हम खंड बना देंगे, बहुत सारे एलिमेंट बना देंगे। ये ऐसा फर्स्ट डीएल, सेकेंड डीएल, थर्ड डीएल, फोर्थ डीएल, ऐसा करते करते अगर हमको 1,00,000 डीएल भी बनाने पड़े तो बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता तो हमारे पास जो रास्ता है वही अपनाना पड़ेगा हमको। तो अगर मुझे इसमें 1,00,000 डीएल भी बनाने पड़े तो हम बनाएंगे और हर डीएल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। बायो-सैवर्ट का नियम अब तो लग जाएगा, पूरे से नहीं लगता है पर डीएल के मारे तो लगेगा। फिर क्या करेंगे, जितने भी 1,00,000 डीएल मिलेंगे, जितने भी 1,00,000 डीबी मिलेंगे सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अब आप सोचोगे ये तो बड़ा कठिन काम होगा, 1,00,000 निकालना पड़ेगा, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। ये कठिन काम नहीं है, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा तरीका सोचा है। क्या सोचा है, एक कोई डीएल पकड़ लो यहाँ का, उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो आप, फिर सारे डीएल से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना है। जोड़ने का एक तरीका हमारे पास कैलकुलस में है जिसको हम बोलते हैं समाकलन। जोड़ने का हमारे पास एक तरीका आसान सा है, कौन सा? समाकलन का मेथड हमारे पास बड़ा आसान सा है, उसकी मदद से हम ऐड कर सकते हैं। तो हम एक डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, समाकलन, जुड़ जाएगा। समाकलन का मतलब होता है योग, समेशन। समाकलन को इंटीग्रेशन वैसे बोलते हैं, लेकिन उसको समेशन भी कहा जाता है। और समेशन का जो पहला अक्षर है वो क्या होता है, एस, ऐसा बनता है। हमने इसी को पकड़ के क्या कर दिया, ऐसा खींच दिया। जब इसी को पकड़ के ऐसा खींच देंगे तो निशान ऐसा बन जाएगा और ये इंटीग्रेशन का साइन बन गया। तो जब भी कभी बड़ी लॉन्ग रेंज पे इस तरीके से कैलकुलेशन हमको करनी रहती है कि एक डीएल निकाला, बगल में इससे बहुत सारे डीएल बन गए, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जोड़ना है, तो फिर हम 1,00,000 डीएल की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालते नहीं है, निकालते एक की वजह से हैं और फिर पूरे को क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। बस ये हमारा तरीका है, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये प्रोसीजर होगा। तो चलिए प्रोसीजर यूज करते हैं और देखते हैं कितना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। उसके लिए पहले ये मान लेते हैं कि जो चीजें इसमें हमने देखी हैं, लिखी हुई हैं, उनको हम लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। क्या लिखेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें वैद्युत धारा I चित्रानुसार प्रवाहित होती है। जिसमें वैद्युत धारा I चित्रानुसार प्रवाहित होती है। ठीक है, इस वृत्ताकार लूप में
इस वृत्ताकार लूप में एक धारा अवयव आईडीएल है। ये वृत्ताकार जो लूप है उसमें हमने एक धारा अवयव आईडीएल मान लिया है। वैसे मुझे पहले ये लिखना चाहिए था कि इस धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र C पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बाद ये लाइन आनी चाहिए थी। कर लीजिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। वैद्युत धारा I चित्रानुसार प्रवाहित होती है। इस वृत्ताकार धारावाही लूप, इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र C पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार धारावाही लूप है इसके सेंटर C पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना लूप में इसके लिए माना लूप में एक धारा अवयव आईडीएल है। देखिए यहां पर मिलेगा इसके लिए मतलब किसके लिए? क्योंकि हम वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना चाहते हैं, इसके लिए माना लूप में एक धारा अवयव आईडीएल है। ठीक, तब बायो-सैवर्ट के नियम से बायो-सैवर्ट के नियम से इस धारा अवयव आईडीएल के कारण, तब बायो-सैवर्ट के नियम से इस धारा अवयव आईडीएल के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर ये धारा अवयव आईडीएल है तो इसकी वजह से सेंटर यानी कि आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे ये हमको देखना है। यहां पर थीटा बता सकते हैं क्या होता है? थीटा जो करंट एलिमेंट होता है, ये करंट एलिमेंट है और इस धारा अवयव को जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां से हम मिला देंगे तो वो R बन जाएगा और करंट एलिमेंट और R के बीच का एंगल होता है। यहां पर करंट एलिमेंट कहां है? देखो ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है और यहां सेंटर है, ये ऐसा R है इस तरीके से। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री। समझ आया? वैसे भी आप देख लो वृत्ताकार लूप में ये क्या होती है? स्पर्श रेखा। और ये क्या है? त्रिज्या। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में।
तो अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां थीटा की जगह फिर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये बना। dB की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, देखिए sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से dB का वैल्यू आपको मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL अपॉन R स्क्वेयर, क्योंकि sin 90 का बीटा मान 1 हो गया। तो ये बच गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वेयर। इतना मैग्नेटिक फील्ड बना। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड बना, क्या वो पूरे लूप की वजह से बना? आंसर इज नो। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल इतने कंडक्टर की वजह से बना, इतने एलिमेंट की वजह से बना। हमें तो पूरे चालक की वजह से बनाना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। अब पूरे वृत्ताकार लूप के कारण, पूरे वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये तो केवल एक छोटे से धारा अवयव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र था। अब हम पूरे वृत्ताकार लूप के कारण निकाल रहे हैं, और उसका तरीका हमने क्या बताया है आपको। पूरे के लिए निकालेंगे तो फिर अब B लिखेंगे, dB नहीं लिखेंगे। dB क्यों लिखा था? क्योंकि जब एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना तो वो भी तो छोटा सा रहा होगा, इसलिए dB। अब जब पूरे की वजह से निकाल रहे हैं तो फिर हम B लिख लेंगे उसको। और उसके लिए क्या तरकीब बताइए कि करना है आपको। आपको इस dB को समाकलन कर देना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया dB, और ऐसा ये क्यों बना दिया हमने, ये समाकलन के निशान में ऐसा एक सर्कल बना दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इस पूरे लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि लूप में से हम केवल इतने का निकालना चाहते हैं, इतना टुकड़ा छोड़ देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं हम। तो हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं तक पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dB। क्लोज क्यों? क्योंकि जहां से आप शुरू करेंगे, अगर फिर ऐसा घूमते घूमते वापस उसी जगह आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा वो। इसलिए उसको बोलने लगते हैं फिर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, और जो भी इसके भीतर लिखा होगा dB। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब हम इसे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dB की वैल्यू, ये dB की वैल्यू है बेटा, dB की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वेयर, ये हमने लिख दिया। अब हमको इसका समाकलन करना है। आप जैसे ही समाकलन करेंगे आपका पूरे वृत्ताकार लूप के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो समाकलन करना, मैथमेटिक्स में समाकलन करने का प्रोसीजर होता है। अगर आपने अभी तक किया होगा तो आपको शायद मालूम हो, और अगर नहीं किया होगा तो अभी आपको सीखना है पहले उसको। मैं आपको बता देता हूं तब तक के लिए। समाकलन जिस प्रकार, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। याद कर लीजिए सबसे पहले कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है। समझ गए आप ये? ठीक है। और यही रीजन है कि जिस तरीके से अवकलन में आप अगर अचर है कोई और उसके साथ कोई वेरिएबल है तो उसमें से कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, समाकलन अवकलन किसका होता है? वेरिएबल का। उसी तरीके से समाकलन में भी ना, अगर कुछ कांस्टेंट्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं
तो कांस्टेंट बाहर कर लिए जाएंगे, समाकलन किसका होगा? वेरिएबल्स का। अब आप ध्यान से देखें, इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, ये आपको चेक करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैसा है? कांस्टेंट। आई कैसा होगा? आई लूप में रहने वाली धारा है। ऐसा तो है नहीं कि बार बार धारा को कम ज्यादा करोगे आप। एक बार जो करंट फ्लो होने लगेगी वो करंट फ्लो होने लगेगी और हम उस करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। कम ज्यादा तो करेंगे नहीं ना करंट को आप। तो आई भी कैसा हो गया? कांस्टेंट। स्मॉल आर क्या चीज है बता सकते हैं आप मुझे? स्मॉल आर है वृत्ताकार लूप की त्रिज्या। अब अगर ये वृत्ताकार लूप है तो जब आप इसमें करंट फ्लो करवाओगे तो क्या ये वृत्ताकार लूप ऐसा सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ये होगा क्या? तो ये तो जैसा का तैसा बना रहेगा। इसलिए रेडियस बदलेगी क्या इसकी? बार बार नहीं बदलेगी। तो रेडियस भी कैसा हो गया? कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले में आने वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट, आई करंट जो फ्लो रही वो भी नियत, रेडियस भी इसकी कैसी? नियतांक। अब बचा कौन इस पे? डीएल। डीएल वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब क्यों वेरिएबल है? क्योंकि डीएल तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। डीएल बार बार भले, अब देखिए आप ये सोच सकते हैं कि डीएल एक छोटी सी लेंथ होगी, वो छोटी सी लेंथ जितनी यहां पर लेंगे उतनी ही यहां लेंगे, उतनी ही यहां लेंगे, उतनी ही यहां पर लेंगे, तो ये भी नियत हो गया। ऐसा नहीं है। डीएल भले एक छोटी सी लेंथ है पर याद करें डीएल एक सदिश राशि है। डीएल के ऊपर आपने वेक्टर लगाया है, लगाया है। तो जब यहां पर डीएल लोगे, भले आप सब जगह उतना लंबा लोगे, अच्छी बात है, लेकिन जब आप यहां लोगे तो डीएल की डायरेक्शन ये होगी, और जब आप यहां डीएल लोगे तो डीएल की डायरेक्शन ये आ जाएगी। जब आप यहां डीएल लोगे तो डीएल की डायरेक्शन ये आ जाएगी। जब आप यहां डीएल लोगे तो डीएल की डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो भले हर जगह छोटा छोटा टुकड़ा आप करोगे, बराबर लंबाई का टुकड़ा कर लोगे, लेकिन डीएल कैसी राशि है? सदिश। तो भले परिमाण आप बराबर कर लोगे उसका, लेकिन दिशा बदलने से आप रोक नहीं सकते, और जिसकी वजह से डीएल क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि सदिश राशियां किस पर डिपेंड करती हैं? परिमाण के साथ साथ दिशा पर। परिमाण भले नहीं बदलेंगे आप, हर जगह बराबर खंड ले लेंगे, लेकिन दिशा हर जगह कैसी हो जाएगी उसकी? अलग। तो परिमाण नहीं बदल रहा है पर दिशा तो बदल रही है, जिसकी वजह से डीएल क्या होगा? बदल रहा है। और डीएल अगर बदल रहा है तो वो कैसी राशि हो गई? वेरिएबल हो गया, ये एक चर हो गया। तो इस चर का मुझे समाकलन करना पड़ेगा, इसको बाहर नहीं ले सकते आप। तो इस पूरे ग्रुप में केवल डीएल ही ऐसा बचेगा जिसका आपको समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे। b इज इक्वल टू, बाकी सबको बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर। और समाकलन अब किसका करना पड़ेगा? आपको केवल डीएल का समाकलन करना पड़ेगा। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अब डीएल के समाकलन का मीनिंग क्या होगा, इसको भी समझना जरूरी है आपको। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे। डीएल का मीनिंग क्या होता है? डीएल क्या चीज है? डीएल है वृत्ताकार लूप का एक छोटा सा लंबाई, छोटी सी लेंथ, वो डीएल है। ये वृत्ताकार लूप है, इसकी एक छोटी सी लेंथ आ गई तो ये है डीएल। लेकिन जब डीएल में समाकलन का निशान लग जाएगा ना, तो आप जानते हैं मैंने शुरू में ही भी बताया, समाकलन का मीनिंग क्या होता है? योग। समाकलन का अर्थ क्या होता है? योग। तो ये क्या करेगा समाकलन? फिर से सुन लीजिए, डीएल है वृत्ताकार लूप का एक छोटा सा लंबाई, लेकिन जब इसमें समाकलन लगेगा तो इसका मीनिंग होगा कि उस लूप में जितने भी डीएल बने, उस लूप में जितने भी छोटे छोटे डीएल बने, उन सब का आपको क्या करना है? योग कर देना है। ये इसका मीनिंग होगा। तो डीएल भले वृत्ताकार लूप का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटी सी लेंथ है,
लेकिन इस डीएल में जब समाकलन का निशान लग जाएगा तो उस पूरे वृत्ताकार लूप में जितने डीएल होंगे, जितने डीएल बनेंगे, उन सब डीएल्स की क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको योग करना पड़ेगा। बात नहीं समझ आ रही है आपको? यही चीज तो आपने गॉस थ्योरम में करी थी। गॉस थ्योरम में क्या करते थे, अगर हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ होता था तो उसमें एक छोटी सी सरफेस हम ले लेते थे, डीएस या डीए जो भी माना होगा, मुझे याद नहीं है इस समय। अगर डीएस आपने माना तो डीएस क्या होती थी, छोटी सी सरफेस। लेकिन उस डीएस में जब हम समाकलन लगा देते थे तो इसका क्या मतलब होता था कि इस तरीके की जितनी छोटी छोटी सरफेसेस पूरे गोले पर बनेंगी उनको क्या करना रहेगा, फिर आपको जो जोड़ना पड़ेगा। वही चीज यहां पर आ रही है कि डीएल का मतलब है इसकी एक छोटी सी लेंथ, बस इतनी। लेकिन जब आप डीएल में समाकलन का निशान लगा दोगे तो उसका मतलब क्या बन जाएगा कि उसमें जितने इस तरीके के छोटे छोटे डीएल बनाए हैं आपने, उन सभी डीएल्स को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अब ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक। अब आप मुझे बताओ बउआ, एक डीएल ये ले लिया हमने, एक डीएल, फर्स्ट डीएल, उसके बगल में दूसरा डीएल, तीसरा डीएल, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसा करते करते हमने बहुत सारे डीएल पूरे खंड में बना डाले, पूरे लूप में। अब उन सारे डीएल को, टुकड़ों को रख के हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। क्या मिलेगा आपको? एल मिलेगा। किसकी पूरी लंबाई? इस लूप की। बिल्कुल सही है, वो तो बड़ी सिंपल सी चीज है ना। इसके अगर आपने 1 लाख टुकड़े भी कर दिए पूरे लूप के और फिर उन 1 लाख टुकड़ों को ऐसा जोड़ के रख दो आपस में, तो क्या बन जाएगा, ये लूप की लंबाई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब ये लूप कैसा है, वृत्ताकार, त्रिज्या इसकी r है, तो ये पूरी लेंथ कितनी आती है, 2 पाई r। बड़ा सिंपल है। अभी भी नहीं समझ में बात आई आपको कि अगर हम इसमें डीएल 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 सारे डीएल्स को जोड़ देंगे तो इससे इस वृत्ताकार लूप की क्या मिलेगी, परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो अब हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r स्क्वेयर। और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे वृत्ताकार लूप की परिधि, या आप परिमाप भी लिख सकते हैं इसको। आप ये बता दीजिए मुझे, क्या ये जो हमने अभी आपको समझाने की कोशिश की इतनी देर से, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? नहीं आई? क्या आई? अब आप मुझे बताइए डीएल क्या चीज है? वृत्ताकार लूप का एक छोटी सी लंबाई। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल का क्या मतलब हुआ, उस वृत्ताकार लूप में जितने डीएल बनेंगे उन सब का आपस में जोड़, और सारे आपस में अगर जोड़े जाएंगे तो इससे तो पूरा लूप बन जाएगा। और पूरे लूप की लेंथ कितनी आती है, परिधि, परिधि के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है। अब हम इसकी जगह पे और लिख देंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r स्क्वेयर। और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, 2 पाई r। समझ आ रहा है कुछ आपको? इसकी जगह 2 पाई r, क्योंकि रेडियस इसका स्मॉल r है। और जब इस तरीके के टुकड़े बना बना के सारे टुकड़े फिर आप जोड़ देंगे आपस में, तो इससे पूरे वृत्ताकार लूप की परिधि आ जाएगी, वो 2 पाई r के बराबर होगी। अब 2 पाई से 2 पाई, ओ आई एम सॉरी, ये यहां 4 पाई था बेटा। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करोगे तो यहां क्या बचेगा, 2, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। r से इसका ये एक r भी कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 बचा, और I अपॉन क्या बचा, r, I अपॉन r। ये आ गया फॉर्मूला वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। समझ आ रहा है कुछ आपको?
तो अगर आपके पास कोई भी वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, रेडियस उसका आर है, तो जब उसके केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र देखने जाओगे तो कितना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा? μ0/2 I/r। बस इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा उसके सेंटर पर, यहां पर। अब ये बताएं, क्या आप ये पूरा समझ गए हैं? आ गया ना समझ में आपको? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार की राशि है? सदिश। तो अभी तो हमने सिर्फ इसका परिमाण देखा है, दिशा क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की बताइए। वैसे दिशा तो हमने पहले ही डिसाइड कर ली है, किधर की तरफ है इसके हिसाब से। ये डायरेक्शन है, देखिए, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, आप लिखोगे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की तरफ। हम आपके हिसाब से लिख देते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये डायरेक्शन है उसकी, और ऊपर वो जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड है उसका। तो ये हमने पहला एप्लीकेशन देखा बायो-सैवर्ट के नियम का, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी लूप होगी, इसमें अगर हमने आई करंट को फ्लो करवा दिया है तो इसके सेंटर पर यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन रहेगी सेंटर पर, और कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? μ0/2 I/r। अगर इसका रेडियस स्मॉल r है तो। और एक चीज अब देख लीजिए थोड़ा सा, आप एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं। ठीक है, नोट करें जल्दी से। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमने पढ़ा, μ0/2 I/r। याद रखिएगा, इसमें पाई नहीं आता फॉर्मूले पे। ठीक है, अब यहां पर मैं चाहूं तो एक शर्त बना सकता हूं, एक कंडीशन लगा सकते हैं हम। कंडीशन, क्या कंडीशन लगा सकते हैं? हमारे पास अभी हमने जो लिया था वो वृत्ताकार क्या था? एक लूप था केवल, यानी कि तार का सिर्फ एक फेरा लगा हुआ था उस पे बस। और तार का जब एक फेरा लगा हुआ था उसकी वजह से सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बन गया, एक फेरे की वजह से। अगर हम ये मान लें कि वृत्ताकार कुंडली है और उसमें तार के n फेरे लगे हैं, तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो ये कंडीशन में लगाए दे रहा हूं, यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में तार के n फेरे हो, तब उसके केंद्र पर, यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में तार के n फेरे हो तब उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए कितना हो जाएगा? एक फेरा है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आया है। अगर हम n फेरे ऐसे ऐसे लपेट देंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इसका n टाइम्स हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। अर्थात उस वक्त फॉर्मूला हमको मिलेगा μ0/2 NI/r। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें भी आपको सीखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, ये फॉर्मूला किसके लिए है? अगर ये वृत्ताकार लूप है और उसमें ऐसा करंट बह रही है तो
उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आर इसकी रेडियस है, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना रहेगा। इसमें कभी कभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स किस तरीके के पूछे जाते हैं। आपने ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला है इस पूरे वृत्ताकार लूप की वजह से, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर पूरी लूप नहीं है तो बाई चांस सिर्फ 1/4 लूप है, पूरे लूप का 1/4 हिस्सा अगर है और उसमें हमने करंट फ्लो करवा दी है, तो फिर सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए मैं आपको फिगर बना के क्लियर करता हूं, आप सभी ध्यान से देखिए जरा। ये हमारे पास एक लूप है, इसमें करंट आई बह रही है, ये उसका सेंटर है। हमने इसका सिर्फ कितना लूप इस्तेमाल किया, 1/4, 1/4 बस। बाकी लूप का ये पार्ट हमने हटा दिया, बस इतना सा लूप है। और ये लाइनें भी हटा दो अब आप। ऐसा ये बना हुआ है और ये इधर की तरफ ऐसा चला जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, इधर से करंट ऐसे आ रही है, आई, फिर यहां इसमें चलती है और यहां ऐसे निकल जाती है, ठीक है। आपको ये पता लगाना है, यहां जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसा ऊपर निकल गई, उसकी वजह से सेंटर ये जो है रेडियस आर का ये लूप है, पूरा लूप भी नहीं है, केवल लूप का 1/4 पार्ट है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा, ये आपको पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये तार कैसा है, वृत्ताकार की सीधा सीधा। ये जो ऊपर निकल के गया ये कैसा है, सीधा। लेकिन इतना सा तार कैसा है, वृत्ताकार लूप बनी हुई है इसकी। यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। आप तो जानते हैं करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो बताइए मुझे ये वाली जो करंट है जो कि सीधे तार में बह रही है, जो करंट सीधे तार में बह रही है, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनाएगी, कोई बता सकता है मुझे। ये वाली करंट जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो हो रही है, ये यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, 0। कैसे 0, इधर बैठ जाइए सामने। कैसे 0 बनाएगी, ऐसे 0 बनाएगी कि लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि अगर कोई भी धारावाही चालक है, उसकी अक्ष पर अगर कोई पॉइंट पड़ेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। अब याद आया आपको। तो बउआ ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर ही तो पड़ रहा है, देखो आप। अगर हम इसको बढ़ा देंगे ऐसा तो एक्सिस पर नहीं आ जाएगा ये। तो इस वाली करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। क्लियर। इस वाली करंट की वजह से बताइए 0, क्योंकि ये करंट की से भी तो ये अक्ष पर आ रहा है, तो इसकी वजह से कितना होगा। अब देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, तो फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही किसकी वजह से, केवल इतने की वजह से बनेगा, जो 1/4 लूप है। जब पूरा एक लूप होता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0/2I/r। तो जब 1/4 लूप होगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 1/4 μ0/2I/r। पूरे लूप की वजह से जितना बनता है उसका 1/4 चुंबकीय क्षेत्र केवल यहां बनेगा। और अच्छाई क्या है जानते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसकी सीध में अक्ष पर है, ये वाला पॉइंट इसकी अक्ष पर है, इसलिए इनकी वजह से यहां बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो गया, 0। तो यहां अगर चुंबकीय क्षेत्र बना तो सिर्फ इसकी वजह से बना। तो पूरा लूप होता तो उतना बन जाता, चौथाई लूप है केवल, तो 1/4 चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बस। और अगर कहीं ऐसा होता कि इन्होंने भी चुंबकीय क्षेत्र यहां बनाया होता तो इनका भी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता आके इसके साथ, पर ये बना ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी अक्ष पर पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड आप देख लो,
ये एक लूप हमने बना दिया और इस लूप का हम हाफ पार्ट लेना चाहते हैं, आधा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसकी रेडियस r है तो हमने इसका आधा पार्ट ले लिया, बाकी आधा पार्ट हम क्या कर दे रहे हैं, यहां से हटा दे रहे हैं। और अब हम इसको भी हटा देंगे और यहां पर हम ऐसा बना देंगे, यहां पर भी हम ऐसा बना देंगे। अब देखिए इधर से करंट आई आ रही है, फ्लो हो करके ऐसे आती है, फिर यहां पर ऐसे बह रही है, यहां पर जाके ऐसा फ्लो होने लगती है। ये करंट की डायरेक्शन आ गई। आर इस लूप का रेडियस है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कितना होगा। बता सकते हैं कितना आएगा अभी, अगर आपको समझ आ गया है तो? हाँ जी, अच्छा बताओ, ये वाली करंट जो सीधे तार में बह रही है, ये यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? 0, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। रिजुरेखीय धारावाही चालक के अक्ष पर है वो बिंदु, इसलिए उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र 0 रहेगा। ये वाली करंट कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी? 0। तो इस पॉइंट पर ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना ये बनाएगा, केवल ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बस। और ये आधा लूप है, पूरा लूप होता तो कितना बनता? μ0/2I/r। आधा लूप है तो कितना बनेगा? आधा बनेगा 1/2। तो 1/2 μ0/2I/r। बेटा ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट होते चले जाते हैं। एक तीसरी सिचुएशन देखिए, थर्ड सिचुएशन आपको दी जाएगी ऐसे। ये एक लूप है, ये उसका सेंटर है, ये एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है, बना दी हमने। ऐसा यहां से ऐसे करंट आती है, इसको हटा दीजिए। अब आप ऐसे यहां से करंट आती है, ऐसे फ्लो होते हुए यहां से चली जाती है इस तरह से। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये बताइए। अब हम सबको मालूम है इस कंडक्टर की वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके सीध में पड़ता है, अक्ष पर है। इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? 0, क्योंकि फिर से ये अक्ष पर है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा तो किसकी वजह से बनेगा? केवल इतने लूप की वजह से। ठीक, अब ये लूप कितना लूप है? आधा लूप है, चौथाई लूप है, तिहाई है, कितना लूप है? हमें नहीं पता कितना लूप है। ना 1/4 है ना 1/2 है, इसका तो पता ही नहीं कितना है ये लूप। तो इसकी वजह से कैसे चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, उसका तरीका ध्यान से सुनिए आप। उसके लिए हम इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे, ये एंगल मेजर कर लेंगे, जितना कोण हमको मिलेगा वो कोण हम नाप लेंगे। हमने मान लिया कि हमको वो कोण कितना मिला? थीटा। अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, जब ये वृत्ताकार लूप, पूरी वृत्ताकार लूप होती थी, तो ये अपने सेंटर पर पूरा कितना एंगल बनाती रही होगी? 360। क्या ये बात अब आपको सबको समझ आ रही है? भाई देखो, इतना ही तो लूप है, ये सेंटर पर इतना एंगल बनाती है। लूप को और बड़ा कर दो, फिर एंगल बनाएगी तो कितना बनाने लगेगी? 180। अगर हम थोड़ा सा हाफ कर देंगे इसको, अगर और पूरा लूप बना दोगे तो कितना कोण बनाना शुरू कर देगी? 360। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए, जब पूरी लूप होती है सेंटर पर कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? μ0/2I/r। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? फिर से बताइए, पूरी सर्कुलर लूप है तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। और सेंटर पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? μ0/2I/r। हो गया। 360 डिग्री पर देखो, केंद्र का कोण जब 360 डिग्री है
तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो केंद्र पर बनने वाला कोण अगर 1 डिग्री होगा तो कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? 360 पे इतना 1 डिग्री में कितना? 1/360 म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो जब थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड? थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। इसलिए यहां कोण कितना आ रहा है? थीटा। बिल्कुल ऐकिक नियम से लगाया मैंने। 10 पेन मिलते हैं 100 रुपए के, एक पेन कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। तो 4 पेन कितने के मिलेंगे? 40 रुपए के। सिंपल है ना ये तो थीटा कोण अगर ये लूप बनाती है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तब ये फॉर्मूला आप यूज कर लिया करेंगे। अब जितना भी कोण यहां पर आए उस कोण को यहां लिखो और बड़ी आसानी से इस बार लूप चाहे जितना इतना बड़ा दे, इतना बड़ा दे, कितना भी बड़ा लूप दे दें, अगर आपने एंगल एक बार देख लिया तो आप चुंबकीय क्षेत्र पता लगा सकते हो। समझ आ रही बात आपको? अब आप ये सोचोगे क्या हम ये वाला फॉर्मूला इन जगहों पे यूज कर सकते हैं? कर लो। ये जो लूप है ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी बताइए? ये लूप सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी? 90। तो यहां सूत्र में क्या लिखोगे? 90 अपॉन 360। 90/360 क्या बनेगा? 9 चौके 36, 1/4 आ गया। 1/4 समझ आया? ये वाली लूप सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी बताइए? 180। इस सूत्र में रखिए 180/360, 1/2, 1/2 आ गया। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। बस लूप के सेंटर पर बनने वाला कोण पता लगा लो कितना बन रहा है और ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समझ आया? तो वो डेरिवेशन भी आपको याद करना है, प्रिपेयर करना है, उसको बार बार आप उसको सॉल्व कर करके अच्छे से उसको तैयार कर लेना है और उसके बाद ये चीजें भी आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ाई की है? बायो-सैवर्ट का नियम का यूज कहां करेंगे? एक यूज आज आपने पढ़ा हुआ है। क्या यूज है? वृत्ताकार लूप बनाइए, उस पर करंट फ्लो करवा दीजिए तो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कितना बनेगा? इतना बनेगा। समझ आ रहा है? अगर उसको कॉइल बना देंगे तो कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? n गुना हो जाएगा। जितने फेरे लग जाएंगे उतने गुना होता जाएगा वो। और बाकी सिचुएशंस आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है? तो चलते ही मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।